हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर सीरीज के इस वीडियो में आज हम जीएफआर के रूल 228 से 245 को कवर करेंगे, जिसमें ग्रांट इन एड के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रांट इन एड क्या होता है। ग्रांट इन एड एक तरह का हेल्प है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ऑटोनॉमस बॉडी को, एनजीओ को और किसी पर्सन्स को, किसी इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, तो ये जो ग्रांट इन एड होता है एक तरह का हेल्प है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस इंस्टीट्यूशंस को ये दिया जाता है, उस इंस्टीट्यूशंस को इसे दोबारा रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से ये एक तरह का क्या है, हेल्प है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं कि हु कैन बी गिवन ग्रांट इन एड, यानी ग्रांट इन एड जो है किस किस को दिया जा सकता है। तो ग्रांट इन एड जो है पर्सन को दिया जा सकता है, पब्लिक बॉडी को दिया जा सकता है, इंस्टीट्यूशंस को दिया जा सकता है। ठीक है, हैविंग अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, जो डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है, ठीक है, उसको दे सकते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, क्या है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है, उसको क्या कर सकते हैं, ग्रांट इन एड दे सकते हैं। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एनजीओ को भी ग्रांट इन एड दिया जा सकता है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ग्रुप है, जो भी लोगों का एक ग्रुप है जो किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए फॉर्म हुआ है, तो उस तरह के वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रांट इन एड दिया जा सकता है। आगे क्या है, एजुकेशनल एंड अदर इंस्टीट्यूशन को भी स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड के रूप में भी दिया जा सकता है ग्रांट इन एड। ठीक है, अर्बन एंड रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इसमें कौन आ जाएगा, पंचायती राज हो जाएगा, म्यूनिसिपल बॉडीज हो जाएगा। ठीक है, उसको भी क्या कर सकती है गवर्नमेंट, ग्रांट इन एड दे सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उसको भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ग्रांट इन एड दे सकती है। ठीक है, सोसाइटीज और क्लब सेटअप बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कोई सोसाइटीज या क्लब सेटअप करती है, ठीक है, मनोरंजन के लिए, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी ग्रांट इन एड दिया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट हम देखेंगे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, हम अभी क्या पढ़ रहे थे कि किस किस को दिया जा सकता है ग्रांट इन एड। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है कि जो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन को तो दिया जाता है ग्रांट इन एड। ठीक है, तो हम बेसिकली मेनली जो है ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पावर फॉर सेटिंग अप ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, की जो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप करने का पावर किसके पास है। तो जो न्यू ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर सेटअप करना है तो पावर किसके पास है, कैबिनेट के पास है। न्यू ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का पावर कैबिनेट के पास है। कंसर्न मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या ऑटोनॉमस बॉडी खुद से नहीं कर सकती है। ठीक है, रीजनल सेंटर्स, ऑफिसेज, सब स्टेशंस ऑफ एनी ऑटोनॉमस बॉडी, किसी ऑटोनॉमस बॉडी के किसी ऑटोनॉमस बॉडी में अगर रीजनल सेंटर खोलना है और कोई ऑफिसेज खोलना है, सब स्टेशंस खोलना है, तो उस केस में जो ऑटोनॉमस बॉडी है खुद से नहीं खोल सकती है, तो उसके लिए कौन करेगा, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंसल्टेशन से क्या करेगा, ऑटोनॉमस बॉडी का रीजनल ऑफिस, सब स्टेशंस खोल सकता है। ठीक है, ये जो प्रपोजल है रीजनल ऑफिस और सब स्टेशंस खोलने का, वो कैबिनेट के पास नहीं जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंसल्टेशन से खोल सकती है। आगे पढ़ना है कॉर्पस फंड। जो कॉर्पस फंड है, ये जो ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी के अंदर एक कॉर्पस फंड अगर बनाना हो, ऑटोनॉमस बॉडी का जो भी है डे टू डे जो भी एक्सपेंडिचर है उसको करने के लिए, तो अगर कोई कॉर्पस फंड बनता है, बजटरी एलोकेशन से अगर बनाना होगा तो उसका पावर किसके पास है, तो बजटरी एलोकेशन से बनेगा, तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट
जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के प्रायर कॉन्करेंस से वो कॉर्पस फंड सेटअप कर सकती है। ठीक है, अगर इंटरनल एक्रूवल्स से से कॉर्पस फंड को सेटअप करना है, इंटरनल एक्रूवल्स का मतलब है कि जो ऑटोनोमस बॉडी है उसका जो अपना इनकम है, उस इनकम से अगर जो है कॉर्पस फंड को सेटअप करना है तो उस केस में एडमिनिस्ट्रेटिव जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसके पास इस तरह का प्रपोजल भेजना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री कॉम्पिटेंट है उस कॉर्पस फंड को सेटअप करने के लिए जो इंटरनल एक्रूवल से सेटअप होना है, और जो बजट एलोकेशन से सेटअप होना है तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के प्रायर कंकरेंस से सेटअप कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, तो हमारा अगला पॉइंट है कि ऑटोनोमस बॉडी विल मेंटेन डेटाबेस रिलेटिंग टू ग्रांट्स, इनकम एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट असेट्स एंड एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसमें दिया हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने एक फॉर्मेट बनाया है, उस फॉर्मेट में डेटा मेंटेन करना है ऑटोनोमस बॉडी को। कौन कौन सा डेटा, जो ग्रांट मिला है उसको, उसके अलावा जो उसका इनकम है, उसके अलावा जो उसका खर्चा है, इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर रखा है, इम्प्लाई का जो स्ट्रेंथ है, ये सारी चीज़ें जो है क्या करना पड़ेगा, उसको डेटा को मेंटेन करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट है उसमें। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी सेल रिव्यू यूजर चार्जेज, सोर्सेज ऑफ इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन एटलीस्ट वंस अ ईयर एंड इन्फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। जो ऑटोनोमस बॉडी है अगर कोई यूजर चार्जेज लगा रही है या सोर्स ऑफ इंटरनल रेवेन्यू का उसके पास कोई स्रोत है तो उसको क्या करना है, हर साल वो रिव्यू करेगी। ठीक है, और रिव्यू करने के बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी। आगे दिया हुआ जो एक्सरसाइज है वो क्या करना है, बजट फॉर्मुलेशन से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो ये क्या है, जो यूजर चार्जेज का जो रिव्यू का जो एक्सरसाइज है वो बजट फॉर्मुलेशन से पहले क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू का मतलब है कि जैसे किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को अगर क्या करना है, पीयर रिव्यू कराना है, तो सिमिलर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अदर ऑर्गेनाइजेशन है उससे इसका इवैल्यूएशन करवाएंगे। ठीक है, तो ये पीयर रिव्यू कितने दिन में होगा, तो पीयर रिव्यू ऑफ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डन एवरी 3 और 5 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ एक्टिविटी। जो पीयर रिव्यू है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का वो हर 3 साल या 5 साल में एक बार करना होगा, और ये किस पे डिसाइड करेगा, तो उसका साइज और नेचर ऑफ एक्टिविटी पे डिसाइड करेगा। ठीक है, तो 3 साल या 5 साल में का पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू का मतलब है कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को जो काम दिया गया था, जो ऑब्जेक्टिव दिया गया था, वो ऑब्जेक्टिव पे वो काम कर रहा है कि नहीं, वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं, इसका रिव्यू करना। ठीक है, तो वो हो गया पीयर रिव्यू। आगे है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीयर रिव्यू क्या है, विल लाई ऑन कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। ये जो है किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का जो पीयर रिव्यू करवाना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की होगी। ठीक है, आगे है कि एमओयू साइन किया जाएगा। ठीक है, अगर 5 करोड़ क्या करते हैं, एमओयू साइन करेंगे, एंड एमओयू विल बी साइन विथ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ बजटरी सपोर्ट ऑफ मोर देन ₹5 करोड़ पर एनम। अगर हर साल 5 करोड़ रुपए जो है किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं तो उस ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू साइन होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एमओयू साइन होगा अगर 5 करोड़ रुपए का सपोर्ट क्या करे, बजटरी सपोर्ट अगर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं तो वहाँ क्या करना पड़ेगा, क्या एमओयू साइन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि ऑल इंटरेस्ट अदर अर्निंग्स अगेंस्ट ग्रांट इन एड और एडवांसेज रिलीज टू एनी ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन should be mandatorily remitted to the consolidated fund of India immediately after finalization of the account। इसमें दिया हुआ है कि जो भी हम ग्रांट इन एड अगर किसको देते हैं, अगर किसी ऑटोनोमस बॉडी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट इन एड देंगे
और उस पे जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा वो इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, उस ऑटोनोमस बॉडी को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा कराना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के तुरंत बाद। ठीक है, यही इसमें दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट इन एड। जैसे किसी भी ऑटोनोमस बॉडी को या एनजीओ को या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ग्रांट लेना है तो उसका जो रिक्वेस्ट है वो क्या करना पड़ेगा, जो कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसको सितंबर के एंड में सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगले फाइनेंशियल ईयर में अगर जो भी ग्रांट चाहिए तो उसके लिए उसको पहले सितंबर के एंड में ही उसको रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे है द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन शुड इन्फॉर्म्ड। ठीक है, और ये उसको जो डिसीजन है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का कि उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो क्या कब करना है, तो जो फाइनेंशियल ईयर का जो अप्रैल महीना होगा उस अप्रैल महीने के अंत तक कर देना है। ठीक है, कि उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा क्या है कि इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग मोर देन 50% of their recurring expenditure in form of grant in aid will formulate terms and conditions of service of their employee which are not higher than similar categories of employee in central government। इसमें लिखा हुआ है कि अगर रेकरिंग एक्सपेंडिचर जो है ग्रांट इन जो भी है इंस्टीट्यूशन जो क्या बोल रहे हैं कि ग्रांट इन एड जो है किसी इंस्टीट्यूशंस को दिया जा रहा है। ठीक है, और उस ग्रांट इन एड का मोर देन 50% जो है वो क्या कर रहा है, सैलरी इम्प्लाई के सैलरी वगैरह पे अगर खर्च कर रहा है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसे जो क्या करना पड़ेगा, तो एक टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना अपने इम्प्लाई का फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ इसमें दिया हुआ है कि ग्रांट इन एड दिया जाता है और उसका 50% से ज़्यादा अगर रेकरिंग एक्सपेंडिचर किया जा रहा है तो उस केस में जो इम्प्लाई है उसका रेकरिंग एक्सपेंडिचर का मतलब है कि सेम पर्पज के लिए बार बार जो है ग्रांट इन एड दिया जा रहा है। जैसे जो उसका इम्प्लाई है उसके सैलरी के लिए, मेंटेनेंस वगैरह के लिए, तो इस तरह के केस में जो है क्या करना पड़ेगा, उसको अपने इम्प्लाई का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इम्प्लाई होगा उससे हायर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि इफ़ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ग्रांट इन एड द ओनरशिप विल बी वेस्टेड विथ गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, ग्रांट इन एड जो है किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं और उसने क्या किया है, ग्रांट इन एड का यूज जो है बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन में किया है, तो उसका जो ऑनरशिप होगा वो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। अब आगे दिया हुआ है कि जो ग्रांटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या करेंगे, लेसी के रूप में क्या करेंगे, उसको अलाउ करेंगे यूटिलाइज करने के लिए। लेसी का मतलब है कि वो जो है मतलब रेंटर के रूप में रहेगा या लीज ले लेगा गवर्नमेंट से और क्या करेगा, उस बिल्डिंग को यूटिलाइज करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि ग्रांट इन एड में बी सैंक्शन टू मीट द बोनाफाइड एक्सपेंडिचर इनकर्ड नॉट अर्लियर देन 2 years प्रायर टू द डेट ऑफ इशू ऑफ द सैंक्शन। बोल रहा है कि ग्रांट इन एड को सैंक्शन किया जा सकता है बोनाफाइड एक्सपेंडिचर के। बोनाफाइड का मतलब है ऑथेंटिक, जो लेजिटिमेट एक्सपेंडिचर होगा, अगर वो 2 साल पुराना है तो भी उसे सैंक्शन किया जा सकता है। 2 साल से ज़्यादा पुराना सैंक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 साल पुराना अगर कोई बोनाफाइड एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो उसको सैंक्शन किया जा सकता है। ठीक है, प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC शैल बी केप्ट इन पोस्ट एंड सर्विस अंडर सच ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है SC ST OBC का रिजर्वेशन जो है ना उस ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में रखना पड़ेगा जो क्या कर रहा है, जो 50% जो भी उसका रेकरिंग एक्सपेंडिचर है उसका 50% क्या कर रहा है, ग्रांट इन एड से मीट कर रहा है। ऐसा ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जिसका रेकरिंग एक्सपेंडिचर का 50% ग्रांट इन एड, 50% या उससे ज़्यादा ग्रांट इन एड से मीट कर रहा है। ठीक है, और जिसके पास क्या है, मोर देन 20 इम्प्लाई है। ठीक है, क्या है, मोर देन 20 इम्प्लाई है,
ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में वहाँ SC ST OBC का रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आगे दिया हुआ है कि दूसरा पॉइंट कि इफ द बॉडी इज रजिस्टर्ड सोसाइटी और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस एंड रिसीव एनुअल ग्रांट इन एड ऑफ रुपीज क्या है 20 लाख, बोल रहा है कि 20 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर ले रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा, SC ST OBC का रिजर्वेशन उस रजिस्टर्ड सोसाइटी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन में रहेगा। ठीक है, तो इसमें दो केस था। एक केस था कि जो है 50% से ज़्यादा अगर कोई ऑटोनोमस बॉडी इंस्टीट्यूशंस जो है अपना रिकरिंग एक्सपेंडिचर ग्रांट इन एड से खर्च कर रहा है और मोर देन 20 एम्प्लॉय उसके पास है तो उसमें रिजर्वेशन लागू होगा। दूसरा है कि कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस है और उसे 20 लाख से ज़्यादा ग्रांट इन एड मिल रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उस केस में क्या होगा, रिजर्वेशन उसमें भी लागू होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि जो ग्रांट इन एड है वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन को अगर देते हैं, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द अप्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर ऑन पे एंड अलाउंसेज ऑफ द पर्सनल ऑपरेट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बोल रहा है वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन या NGO, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन एक NGO भी हो सकता है, ठीक है, तो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी NGO को अगर ग्रांट इन एड दिया जाता है तो उस जो भी है तो वो जो है जो भी ग्रांट इन एड दिया जाएगा वो कितना, वो जो है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, पे एंड अलाउंसेज के ऊपर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर होगा उसका 25% से ज़्यादा उसको नहीं मिलेगा। ग्रांट इन एड टू वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द अप्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर ऑन पे एंड अलाउंसेज ऑफ द पर्सनल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी भी NGO का जो भी पे एंड अलाउंसेज होगा उसके इम्प्लाई का उसके 25% से ज़्यादा जो है उसको ग्रांट इन एड नहीं दिया जाएगा। फिर आगे क्या दिया हुआ है कि ग्रांट इन एड टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में नॉट बी सैंक्शनड टू एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। किस ग्रांट इन एड जो है क्या बोल रहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को सैंक्शन नहीं किया जाएगा, ठीक है। इन एक्सेप्शनल केसेज, अगर कोई एक्सेप्शनल केस है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, ठीक है, IFD के कंकरेंस से दिया जा सकता है। ऐसे जनरली हम देते नहीं हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केस में IFD कंकरेंस से दे सकते हैं। ये जो ग्रांट इन एड है वो कौन से रजिस्टर में मेंटेन होगा, तो फॉर्म 21 में। किसमें मेंटेन होगा, फॉर्म 21 में मेंटेन होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है, हमारा अगला पॉइंट है क्या है, इन सच केसेज ए बॉन्ड विल बी साइन। जहाँ NGO को पैसा दे रहे हैं, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे रहे हैं, वहाँ क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, ठीक है, NGO को। किसके साथ, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ। क्या करने के लिए, जो ग्रांट इन एड का कंडीशन है उसको फुलफिल करने के लिए। अगर वो ग्रांट इन एड का कंडीशन फुलफिल नहीं करता है या उसका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको ब्रीच करता है तो जो NGO है उसको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, ग्रांट को रिफंड करना पड़ेगा 10% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, ठीक है, रिफंड कर देना पड़ेगा किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है तो ग्रांट इन एड का जो भी जितना बचा हुआ होगा, ठीक है, जो भी पार्ट या होल या जो पार्ट बचा होगा उसका 10% क्या करना पड़ेगा, जो है विथ इंटरेस्ट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिटर्न कर देना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी, जो स्टाम्प ड्यूटी जो है ना इसमें जो लगेगा बॉन्ड साइन करने में, स्टाम्प ड्यूटी फॉर दिस बॉन्ड शैल बी बॉर्न बाय द गवर्नमेंट। जो स्टाम्प ड्यूटी है उसका पैसा कौन बॉर्न करेगा, गवर्नमेंट बॉर्न करेगी, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड विल नॉट। अब इसमें दिया हुआ है कि ये जो बॉन्ड है वो जैसे वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, NGO के केस में क्या होगा, बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, लेकिन बॉन्ड कहाँ साइन नहीं करना पड़ेगा, तो क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है।
और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, वहाँ भी नहीं करना पड़ेगा, जिसका बजट जो है गवर्नमेंट अप्रूव करती है। ठीक है, तो क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन हुज बजट इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, तो वो क्या करेगा, ठीक है, उसका जो है वो बॉन्ड साइन नहीं। हमारा जो ये वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।